A very good morning, students. Today we are going to discuss about next topic, that is the prism. ठीक है, prism क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. So let us see. The prism is nothing but it is the one kind of the refracting surfaces. ठीक है, in which at least two surfaces, दो surfaces होते हैं that must be aligned at the certain angle. ठीक है, suppose करो ये particular angle this shape. ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे shape ड्रॉ की हुई है. So this shape is of the प्रिज्म. किसकी शेप है ये हमारे पास? प्रिज्म की ही शेप है. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोला जाता है. तो आज हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है दैट इज नथिंग बट दैट इज द रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म. कि जब हम प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शंस करते हैं तो हाउ इज इट दिस रिफ्रैक्शंस टेक प्लेस. ठीक है, कैसे कैसे ये रिफ्रैक्शन जो है टेक प्लेस होती है एंड अल्टीमेटली वी विल गेट द एंगल ऑफ डेविएशंस. हम फाइनली में क्या इसमें यूज करेंगे? वी विल फाइंड दैट what is the angle of deviation through this prism. So let us start. तो देखो यहाँ पे क्या होगा. सपोज कर लो कि मेरे पास एक सर्टेन इंसिडेंट एंगल के थ्रू मैं एक लाइट पास करवाता हूँ. ठीक है, जैसे ये इंसिडेंट एंगल मान लो ये नॉर्मल है, दीज आर द नॉर्मल्स. ठीक है, यहाँ पे भी ये भी हमारे पास नॉर्मल है एंड दिस इज द इंसिडेंट रे. ठीक है, दिस इंसिडेंट रे विच स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्रिज्म. कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है? सरफेस ऑफ दिस प्रिज्म. ठीक है, किसी एक सर्टेन एंगल पर ये स्ट्राइक करेगा. दैट एंगल इज गिवन दैट आई इंसिडेंट एंगल. ठीक है, एंड और वी नो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. इसकी प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने डिस्कस की हुई है. क्या होती है प्रॉपर्टी इसकी? एज ऑल वी नो दैट व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. क्या होता है? ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है. ठीक है, तो इसको लिटिल बिट बेंड कर देता हूं तो इट विल स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ अनदर फेस ऑफ द सेम प्रिज्म. यानी कि ये बेंड होकर के क्या हो रही है? देखो ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया. क्या आ गया? ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो इसको हम R1 मान लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमें इसके आगे भी जरूरत तो पड़ेगी. क्लियर हुई बात? ये इंसिडेंट एंगल से मैंने इसको फॉल करवाया ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस ऑफ दिस प्रिज्म एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल इनसाइड द प्रिज्म. कहां? प्रिज्म के अंदर. बिकॉज दिस इज द रेयर मीडियम एंड दिस वन इज द एक्ट एज अ डेंसर मीडियम. किसी तरह काम कर रहा है? डेंसर मीडियम की तरह. अब देखो यहाँ पे हुआ क्या. द एक्चुअल पाथ ऑफ द रे मस्ट बी लाइक दिस. द एक्चुअल रे जो है रेस एक्चुअल पाथ जो है रे का that must be like this. इसको तो स्टेट देना चाहिए. बट बिकॉज ऑफ दिस नेचर, किसकी? रिफ्रैक्टिव नेचर की वजह से क्या हुआ? इट विल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल. सॉरी, किस तरफ बेंड होगी? बेंड नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. तो दिस वाज द एक्चुअल वे. क्लियर हुई बात ये? ठीक है, नाउ सी व्हाट हैपन. जैसे ही रे ऑफ लाइट यहां से क्रॉस करके गई, यहां से इस तरफ गई. ठीक है, नाउ इट विल स्ट्राइक ऑन द अनदर फेस. अब ये प्रिज्म के दूसरे वाले फेस से स्ट्राइक कर रही है. जैसे मान लो यहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी, फर्स्ट फेस ही आ गया और ये सेकंड फेस से स्ट्राइक करती हुई कर रही. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? द रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू व्हाट? रेयर मीडियम. डेंसर मीडियम से आ रही है और कहाँ पे जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है. तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? यही कि जैसे ही रे ऑफ लाइट जो है डेंसर से रेयर में एंटर करती है इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यानी कि ये जो है नॉर्मल से दूर जाएगी. चलो इसको दूसरी रंग से ड्रॉ कर देते हैं. इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो दैट एंगल इज कॉल्ड द एमर्जेंट एंगल. यहाँ पे ई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एमर्जेंट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर हुई बात? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये एमर्जेंट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या. ये जो इसके लिए एंगल था that will act as an angle of incidence. So angle of incident को मैं R2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. ठीक है, क्योंकि जब टेंसर से ही हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इंसिडेंट एंगल तो हो गए. तो इस इंसिडेंट एंगल को हमने नॉर्मल के साथ कितना बनाया? R2 के इक्वल. क्लियर हुई बात? ये नाउ सी, अगर हमें यहाँ पे रे ऑफ लाइट यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है द फाइनल एमर्जेंट ऑफ दिस रे, तो वी आर अपियरिंग दैट हम क्या इससे क्या लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट तो कहीं पीछे से आनी चाहिए थी ना कि यहां से. ठीक है, तो वो जो पीछे से आ रही है रे ऑफ लाइट तो उसका पाथ कैसा है? ठीक है, तो मैं करता हूं यहां से इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में इसको एक्सटेंड कर लेता हूं.
ठीक है। तो देखो ये मेरे पास इनिशियल इसका पाथ होना चाहिए था एंड दैट वाज द फाइनल पाथ। तो टोटल जो इसमें डेविएशंस आई वो देखो, यहाँ पे टोटल जो डेविएशन आई यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है। तो ये डेविएशन कितनी आई, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द डेल्टा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा। एक्चुअल पाथ इसका ये था, फाइनल पाथ इसका ये है, तो टोटल कितना डेविएट हुआ एक्चुअल और फाइनल पाथ के बीच का, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द डेल्टा एंगल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशंस बोला जाता है। क्लियर बात है। अब देखो जब इनिशियली ये बेंड हुई थी तो दैट बेंडिंग इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा 1, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा 1 से, ठीक है। सेकंड बेंडिंग जो हुई थी इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा 2 से। क्लियर हो गई बात सारी की सारी। whereas the sum of the interior angle will be equivalent to the exterior angle। क्लियर हुई बात है। हम लोगों को एक्चुअली कैलकुलेट ही करना है, हमें ये डेल्टा तो कैलकुलेट करना है भाई, कितना आएगा ये डेल्टा, ठीक है। सी हियर दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से, कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, व्हिच इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। आई होप ये डायग्राम आपको सारी की सारी अंडरस्टैंड होगी, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस डेल्टा, और इस डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो हियर angle of deviation is nothing but it is the sum of the two different angles, that is delta 1 and delta 2। अरे डेल्टा जो है इन दोनों के सम के बराबर तो है, क्या है, अगर मैं इस ट्रायंगल की तरह कंसीडर करता हूँ, चलो इसको यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं एल पॉइंट एंड इसको मान लेते हैं एम पॉइंट। क्लियर हुई बात है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ए, या फिर इसको भी नाम दे देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ओ, यहाँ पे मान लेते हैं सी, सी एल एम। अगर हम देखते हैं ये सी पॉइंट है, ये एल पॉइंट है और ये एम पॉइंट है। अगर मैं देखता हूँ तो एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ट्रायंगल के अंदर के जो एंगल है वो कितने हैं, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, और इसका एक्सटीरियर एंगल कितना बन रहा है भाई, डेल्टा। तो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी हुई है, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, सॉरी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे वही तो चीज लिखी है हम लोगों ने। नाउ सी हियर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 किसके बराबर है, ठीक है, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है। यहाँ क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बट ये अपोजिट एंगल मान दे, क्या है, एंगल आई इज द सम ऑफ द, सिंस देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, सिंस एंगल आई इज द सम ऑफ द, एंगल आई किसका सम है, डेल्टा 1 और r1 का, डेल्टा 1 प्लस ऑफ r1 का सम है, ठीक है। लेकिन मुझे तो मतलब है भाई डेल्टा 1 की वैल्यू को निकालने से, समझ रहे बात है। तो मैं यहाँ पे डेल्टा 1 निकालूं तो डेल्टा 1 विल कम टू बी, बट r1 को उठा के इस तरफ ले गया था माइनस ऑफ, यहाँ तक क्लियर होगी बात सारी, ठीक है। ये आगे मेरे पास डेल्टा 1 की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, क्लियर हुई बात है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो ये एंगल बड़ी अपोजिट एंगल है किसके, डेल्टा 2 और r2 के, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अगेन क्या एंगल कौन सा बन रहा है, देखो ये एंगल मेरे पास बन रहा है एंगल ई, एमर्जेंट एंगल इज द सम ऑफ, किसके सम के बराबर है भाई, डेल्टा 2 प्लस ऑफ r2 के बराबर। लेकिन मुझे तो डेल्टा 2 चाहिए, तो डेल्टा 2 विल कम्स आउट टू बी e माइनस ऑफ r2, गिव दैट इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट दिस टू इक्वेशन हियर इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुट इक्वेशन 2 and 3 इन व्हाट, इन इक्वेशन 1। अरे यही तो चीज हमें निकालनी है, ठीक है। सो डेल्टा कैन बी रिटन एज, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पे डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास व्हाट, i माइनस ऑफ r1, और डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, e माइनस ऑफ r2। सो दीज आर द समवट डिफरेंट एंगल बट appears to be similar, so we can write it as, अरेंज करके हम ऐसे लिखते हैं e प्लस i प्लस e, माइनस साइन कॉमन आएगा दोनों में, तो यहाँ पे लिख दूं r1 प्लस ऑफ r2, ठीक है, गिव दैट इक्वेशन नंबर 4। अच्छा यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाल ली कितनी, डेल्टा इज इक्वल टू i प्लस e माइनस ऑफ r1 प्लस ऑफ r2। अब मेरे पास एक टास्क मिल गया, क्या टास्क मिल गया भाई, फाइंड आउट दिस वैल्यू r1 एंड r2, समझ रहे बात। अरे ये r1 और ये r2 जो है ये किसके बराबर आएंगे वैल्यू, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, कौन सी ट्रायंगल कंसीडर की, ALM, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते थोड़ा इसको कलर से, ट्रायंगल वी आर कंसीडरिंग द ट्रायंगल ALM ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, क्लियर है बात है। तो देखो ALM ट्रायंगल जो है वो किसके बराबर आएगी,
यहाँ पे या तो फिर एक हमने पढ़ा हुआ है द सम ऑफ द ऑल एंगल इन द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द 180 डिग्री, पढ़ा हुआ ना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बन रहा है मेरे पास इस ट्रायंगल के अंदर, कौन सी ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे ये इस तरीके से ये ट्रायंगल बन रही है, ये ए पॉइंट, ये एल पॉइंट और ये एम पॉइंट, ठीक है। और इसके बीच का जो एंगल बन रहा है मेरे पास से ये ए, तो एंगल ए, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एंगल ए, ये सिंपल ऐसे लिखते हैं, ए प्लस ऑफ दूसरा एंगल कौन सा बना भाई इस ट्रायंगल के अंदर, देखो अगर मैं ए एल ओ देख रहा हूं तो ये ए एल ओ क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है। ये क्या था, ये भाई इसके ऊपर एक ऐसे ओ पॉइंट पे जा रहा था, तो ये आपस में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 90 डिग्री के एंगल में ये R1 क्या हो गया है, माइनस हो गया है, तो बाकी का जो एंगल बचेगा वो किसका बचेगा, इसका बचेगा, कितना रह जाएगा 90 माइनस ऑफ R1। ये बात समझ आई। चलिए या हमने पूरी की पूरी ट्रायंगल ले ली ALM, तो ALM क्या कर, ALO की बात कर रहा हूं मैं, तो ALO ये आपस में कैसी है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये L पॉइंट है और ये O पॉइंट, तो ये तो 90 का बना रहा है, तो R1 इससे मैं से निकाल देता तो मेरे पास ये एंगल बचेगा किसका, एक के साथ जो एंगल बना रहा है, क्लियर हुई बात ये। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको ऐसे, देखो 90 माइनस ऑफ R1, क्लियर हुई बात है, प्लस तीसरा एंगल कौन सा बन रहा है भाई, तीसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये इस लाइन AM और L के बीच का, AML के बीच का एंगल बन रहा है, तो ये वाला चाहिए मेरे को पोर्शन, ठीक है। तो इसमें से मैं R2 निकाल सकता हूँ क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री का ही बन रहा है भाई, नॉर्मल, और इसके साथ फिर इसके साथ जो एंगल बनेगा 90 का बनेगा, तो इसको ऐसे लिख दूं 90 माइनस ऑफ R2, ठीक है, will be equivalent to the what, 180 degree, the sum of the angle of the triangle is equivalent to the 180 degree, ठीक है। now open this, so A plus of 90 minus of R1 minus of plus of 90 minus of R2 is equal to what, 180 degree, ठीक है। 90 plus 90 180 degree, so this can be cancel out, अपोजिट पड़े हुए हैं, तो A is equal to what, minus of R1 plus of R2 is equal to what, 0, तो A can be written as A is equal to the R1 plus of R2। ultimately we show that, हमने क्या शो कर दिया कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पे R1 और ये R2 जो है, इन दोनों का सम जो है किसके बराबर होगा भाई, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, किसके बराबर आ रहा है भाई, ये एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, यानी कि जितना एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उतना ही इन दोनों का एंगल बनेगा, टोटल सम जो होगा, क्लियर बात ये, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, व्हाट इक्वेशन नंबर 5, पुट इक्वेशन 5 किसमें, इन 4 में, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमने निकाले थे, तो डेल्टा विल कम्स आउट टू बी व्हाट, I प्लस ऑफ E माइनस ऑफ व्हाट, R1 R2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, A। सो वी कैन से दैट, एक तो फॉर्मूला हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन का ये बन गया कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है किसके बराबर होता है, द सम ऑफ द इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल माइनस ऑफ बट एंगल ऑफ प्रिज्म, और वी कैन आल्सो राइट इट एज दैट एंगल ऑफ डेविएशन प्लस ए को इस तरफ ले आए, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दैट ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या मतलब हुआ, अरे एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म ये किसके सम के बराबर होते हैं भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट है। अगर मेरे पास एंगल ऑफ इमर्जेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये जिस एंगल से मैं फेंक रहा हूँ, जिस एंगल से ये बाहर निकल रही है, ठीक है, और एंगल ऑफ प्रिज्म तो मेरे को पता ही होगा, कौन सा प्रिज्म मैं यूज कर रहा हूँ उसका एंगल तो मेरे को पता ही होगा, ठीक है। अल्टीमेटली आई कैन इजीली कैलकुलेट दैट एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा, समझा रही बात ये, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द एंगल ऑफ डेविएशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू ऑल।